आशा करते हैं डियर सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। तो डियर मैं रवि कुमार देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो डियर आज हम लोग शानदार क्लास प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत पढ़ने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार और शुरू करते हैं फटाफट बिना लेट करते हुए, है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं पादप जगत में। इससे पहले हम लोग समझेंगे कि पादप जगत क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ा पादप जगत को अलग अलग भागों में बांटने की, राइट। तो पादप जगत को अलग अलग बांटने की ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे पृथ्वी पर है जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या होता है कि जीवों में पाए जाने वाली विविधता, जैसे ये कि बहुत सारे ऐसे जीव हम लोग देखते हैं जिनमें कुछ हमें समानता दिखती है, कुछ असमानता दिखती है। तो सर उसको पहचान कैसे करेंगे, उसका स्टडी कैसे करेंगे, उसका अध्ययन कैसे करेंगे। तो इस चीज़ को अध्ययन करने के लिए, उसे समझने के लिए जो है उसको अलग अलग में भागों में बांटा गया है, अलग अलग जगहों पे उसको वर्गीकृत किया गया है। किसको? जैव विविधता को, राइट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे कि जीवों की प्रजाति लगभग 10 से 20 लाख की जानकारी है। ये क्या बात हुआ सर, हम तो पादप जगत पढ़ रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं जीवों के बारे में। तो पादप जगत समझेंगे, घबराना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट और समझ लीजिए कि आखिरकार जो है जीवों की प्रजाति ये क्या है सर। तो आप देखेंगे कि हमारे पृथ्वी में जो है जीवों के अलग अलग प्रजाति लगभग 10 से 20 लाख है उपस्थित, लगभग में। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये मोटा मोटी अनुमान है। तो इतने सारे जीवों को समझना, उसका अध्ययन करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे लिए क्या, किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए ही उन्हें वर्गीकृत किया गया है। पादप को पादप जगत में, जीवों को जीवों के जगत में, है ना। अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगहों पे उसका वर्गीकृत करके रखा गया है ताकि हमें आसानी से समझा जा सके। चलिए, तो सबसे पहले अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, प्रजाति को गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया था। अब ये क्या है सर, समझिए ध्यान से कि जो पहला वैज्ञानिक इन्हें बताया गया है कि अरस्तु नामक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने क्या किया है, जीवों को उनके प्रजातियों को उनके गुणों के आधार पर, कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई बैल है या कोई गाय है या कोई कुत्ता है, जैसे कुत्ता का बिहेवियर, कुत्ता को उसका बिहेवियर को देख करके उसके जैसा जितने भी कुत्ते मिले उनको कुत्ते के श्रेणी में रख दिया गया। समझ पा रहे हैं, कहने का मतलब है कि उसके काम के आधार पे, उसको गुणों के आधार पर जो है अलग अलग भागों में उसको वर्गीकृत किया गया है, राइट। ये तो हुआ जंतु के लिए, जंतु किंगडम, एनिमल किंगडम्स के लिए है। तो खैर उसी आधार पर पादप किंगडम्स का भी तो वर्गीकरण ऐसे ही किया गया है, राइट। तो ये पहला पॉइंट आता है समझने के लिए, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और एक वैज्ञानिक आपने दिख रहा होगा कैरोलियस लिनियस जो है द्विजगत प्रणाली में विभाजित किया। द्विजगत मतलब क्या होता है कि 2 जगत प्रणाली में विभाजित किया है, उसे वर्गीकी का जनक भी कहते हैं। अब ये क्या बात हुआ सर, इन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, द्विजगत प्रणाली में जो है विभाजित करने का काम किया है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे काम है जिन्होंने ये उस आधार पे, वर्गीकरण के आधार पे इन्होंने किया है, इसलिए इन्हें वर्गीकी का जनक कहते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट पे। ये था बेसिक पॉइंट जिसे आपको सीखना बहुत ज़रूरी था। तो आशा करते हैं ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए सर आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं मेन मुद्दा में, आ जाइए। तो चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमने लिखा क्या है, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण। ये क्या है सर, तो जो अभी हम लोग देख पाते हैं फिलहाल में जो जीवों को वर्गीकरण किया गया है, उन्हें कौन से वैज्ञानिक ने किया है, तो आप याद रखेंगे आर.एस. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने, जिन्होंने 5 जगत में वर्गीकृत किया है। किस चीज़ का, जो हम जीव, पौधे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, एनिमल्स हो गया या कोई पादप हो गया, उस सबको मतलब एक डिवाइड किया है, भाग किया है, उसको बांटा है अलग अलग पार्ट में, जिसे आसानी से समझा जा सके, आसानी से उसका अध्ययन किया जा सके, जिसके लिए उन्होंने 5 जगत बनाया है।
वो जगत कौन कौन है सर? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5 जगत हमने बड़ा ही साफ साफ यहाँ पे ऐड किया है। पहला देख पा रहे होंगे मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा एनीमिलिया, पांचवा पादप। तो अब सर इसको याद कैसे रखेंगे? याद करने की ज़रूरत क्या, मैं अभी याद कराता हूँ, बस ध्यान से सुनते चलिए। सर पहला हम लोग देखते हैं मोनेरा। मोनेरा क्या है सर? तो मोनेरा एक ऐसे सूक्ष्म जीव है, ध्यान से समझेंगे, एक ऐसे सूक्ष्म जीव है जिसमें ऐसे सूक्ष्म जीव है जिसमें क्या होता है कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, आप यहाँ पे लिखे हैं एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, ये क्या होती है पहले इसको समझिए। तो मोनेरा जो होता है एक सूक्ष्म जीव होता है जिसमें पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ बोले तो एक कोशिका ही होता है। एक कोशिका मतलब हो गया एकदम मतलब ना के बराबर कोशिका कह सकते हैं, राइट। एक कोशिका जो जीव है उसी बोल दें कि एक कोशिका है, राइट। तो वही चीज़ होता है उसमें, एक कोशिकीय जीव एकदम पूरी तरीके से अविकसित जीव, या उसे प्रोकैरियोटिक भी बोला जाता है, अविकसित जीव को ही बोलते हैं, राइट। तो वो होते हैं मोनेरा। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सब की सब क्या है, मोनेरा के अंतर्गत में आता है। जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब हम लोग नंगे आंखों से देख पाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं देख पाते, एकदम सूक्ष्म जीव होता है और वो विकसित नहीं होता है, राइट। वो आती है हमारा मोनेरा के अंतर्गत में। चलिए सर ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे होंगे प्रोटिस्टा। कहोगे सर प्रोटिस्टा क्या होता है? तो ये मोनेरा का थोड़ा सा विकसित कह सकते हैं, विकसित तो है भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा मोनेरा से थोड़ा ठीक ठाक कह सकते हैं, है ना। इसमें भी एक कोशिकीय होता है लेकिन यूकैरियोटिक होता है, यानी कि मोनेरा से थोड़ा सा विकसित पौधा, थोड़ा सा विकसित जीव हम लोग इसे मान सकते हैं, राइट। चलिए सर, आप सोच रहे होंगे कि सर आप पादप जगत पढ़ाने के बजाय आप ये थोड़ा जीव जंतु के बारे में पढ़ा रहे हैं, रिलेट करके ना, सब मिलता जुलता टॉपिक है ना। सारी चीज़ें यहीं पे हम लोग कवर करेंगे, अब बस आराम से आप बने रहिए, देखते चलिए। तो चलिए प्रोटिस्टा को भी समझ लेते हैं। तो प्रोटिस्टा में क्या होता है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, यानी कि थोड़ा सा विकसित होता है, विकसित तो नहीं है, मोनेरा से थोड़ा विकसित होता है, वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत में आता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके एग्जाम्पल, जैसे डाइटम हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, यूग्लिना हो गया। तो ये सब छोटा छोटा जीव होता है, डाइटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, ये सूक्ष्म जीव जिसे आप देख नहीं सकते नंगे आंखों से, राइट। और ये मतलब खंडित रूप से जो होता है ये पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, राइट। चलिए सर, उसी तरीके से हम लोग जब तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे फंगस को, कवक में। कवक क्या होता है? कवक आपने देखा होगा थोड़ा सा जो है ये सब डाइटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, जीवाणु, बैक्टीरिया से तो थोड़ा बड़ा होता होगा ना, है ना। तो ये चीज़ क्या है कि ये बहुकोशिकीय होता है, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती है, और ये भी यूकैरियोटिक के अंतर्गत में ही आता है। क्या है कि ये थोड़ा उनसे विकसित होता है, राइट। पूरा विकसित तो नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा बहुत जो है इन सबसे विकसित होता है। बहुकोशिकीय है, यानी बहुकोशिकीय मतलब होता है बहुत सारी कोशिकाएं इसमें होता है, राइट। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो क्या क्या है, ईस्ट हो गया सर, पेनिसिलिन हो गया, मशरूम हो गया, राइट। ईस्ट, पेनिसिलिन, मशरूम तो आपने देखा होगा, है ना। गांव देहात में बरसात के दिनों में ज़्यादातर मशरूम देखने को मिलता है। वो क्या होता है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या वो विकसित होता है? नहीं, उसका ना जड़ के पता होता है, ना तन्ने का, ना पत्ते का, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन है तो एक पौधा का पार्ट ही ना। इसलिए क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है लेकिन यूकैरियोटिक होता है, विकसित वो भी नहीं होता है, राइट। ये था हमारा कवक। और कवक आप उदाहरण एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कोई रात का बचा हुआ भोजन हो गया, रोटी हो गया, जो कई दिनों तक रहने के बाद उसमें क्या होता है, कवक लग जाते हैं, फंगस हो जाते हैं। तो उसमें जो लगते हैं छोटे छोटे जीव, वही तो है हमारा क्या, कवक। चलिए सर, अगला पार्ट हम लोग देखेंगे एनीमिलिया क्या है। एनीमिलिया ये भी ये जानवर से ही रिलेटेड है, मतलब एनिमल ये जीव से है। वैसे जीव होता है जो कि पूरी तरीके से विकसित होता है, राइट। विकसित कहने का मतलब है कि पूरा सब कुछ होता है उसमें, चल सकता है, फिर सकता है, भूल सकता है, या जो भी एक्टिविटीज़ है सारी चीज़ वो करता है और सारी चीज़ उसमें दिखाई देता है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, एनीमिलिया के अंतर्गत में आ जाता है। तो ये तो बड़ा ही साधारण था। अगला है 5वां नंबर में, आप देख पा रहे होंगे पादप, जो कि आज हमें पढ़ना है ना। पादप, आप सोच रहे होंगे कि सर आज पादप किंगडम का बता के आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं। अरे रिलेट करके पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, पादप किंगडम अभी पढ़ा रहे हैं, समझते चलिए। तो 5वां में है हमारा पादप, है ना। तो पादप में क्या होता है,
वो भी क्या होती है, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक। आप ध्यान समझेंगे, बहुकोशिकीय कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं लेकिन यूकेरियोटिक होते हैं, विकसित नहीं होते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, प्लांट के अंतर्गत में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, कोई दिमाग बाउंस तो नहीं कर रहा है ना। चलिए मैं रिवाइज कराता हूँ। मोनेरा एकोशिकीय प्रोकैरियोटिक आती है जो कि पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा एकोशिकीय यूकेरियोटिक होता है, यानी कि क्या होती है कि मोनेरा से थोड़ा हल्का तो विकसित होता है लेकिन पूरा विकसित नहीं कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया डाइटम हो गया, प्रोटोजुआ हो गया, यूग्लिना हो गया। फंगस में क्या होता है, ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक होता है। इसमें ईस्ट हो गया, पेनिसिलिन हो गया, मशरूम हो गया, ये सब किस में आता है, फंगस में आ जाता है। आगे बढ़ेंगे तो एनिमेलिया में क्या होती है कि ये वैसे जीव जो सभी विकसित होते हैं लेकिन आते किस में है, यूकेरियोटिक में, राइट। चलिए पादप क्या होती है, बहुकोशिकीय होती है, बहुत सारे सेल्स इसमें भी होता है, यूकेरियोटिक होते हैं। कहने का मतलब इसमें कुछ पौधे विकसित भी होते हैं, कुछ अविकसित भी होते हैं, जो कि हम लोग अभी पादप किंगडम जब अभी आएंगे तो वहाँ पे एक एक पॉइंट को समझेंगे। चलिए सर, अब आते हैं कुछ पॉइंट यहाँ पे हमने दिखा रहा है, आपको देख पा रहे होंगे कि आखिरकार जो है आर.एस. व्हिटेकर ने सभी को अलग अलग जगत में बांटा है। तो आखिर वो किस आधार पे बांटा होगा, ये पॉइंट तो बनता है ना कि आखिर उसने किस आधार पे बांटा होगा। बांटने का कोई आधार तो होना चाहिए, तो वही आधार यहाँ पे है। तो उन्होंने बांटने का जो आधार बताया है, पहला आधार आप देख पा रहे होंगे, पौधों का शरीर विकसित है या नहीं। तो पॉइंट नंबर 1 पहला तो यही बना होगा उसके दिमाग में कि हम लोग अलग अलग पार्ट में बांट रहे हैं, तो क्या उसका मेन पॉइंट होना चाहिए। देखा होगा उसने कि पौधों का शरीर विकसित है या नहीं है। विकसित है अलग रखो, जो विकसित नहीं है उसको अलग रखो, राइट। दूसरा है पौधों में संवहन तंत्र है या नहीं। अब संवहन तंत्र का मतलब क्या होता है कि पौधे में आपने देखा होगा कि जल का ट्रांसपोर्टेशन, जल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, मतलब अपने ही पार्ट में, ये नहीं कि ये पौधा उठा के किसी 5 किलोमीटर दूर जाकर दूसरे को दे दिया, नहीं, अपने अंदर में ही जो है जल का संवहन करना, एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना, भोजन का, खनिज लवण का ट्रांसपोर्टेशन करना, ये सब सारी चीज़ें संवहन तंत्र के अंतर्गत में आती है। तो पौधों में संवहन तंत्र या नहीं है। कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें संवहन तंत्र होता है, कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जहाँ संवहन तंत्र नहीं होता है, तो उस आधार पर भी बांटा। तीसरा है पौधों में बीज है या नहीं है, ये भी बड़ा पॉइंट था उसके लिए, है ना। तो पौधे में कुछ कुछ ऐसे पौधे आपको मिलेंगे जहाँ पे बीज आपको नहीं देखने को मिलेगा, और कुछ कुछ ऐसे पौधे होंगे जहाँ पे बीज आपको देखने को मिलेगा। जैसे आवर्त बीजी हो गया, नग्न बीजी हो गया, जो कि अभी हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, वहीं पे आ जाते हैं, क्या लेट काहे करेंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग उप जगत में। हमने तो देखा जगत, अब देखते हैं उप जगत क्या है सर। उप जगत सब किंगडम्स क्या है। उप जगत में दो पार्ट को रखा, मतलब 2 चीज़ों को रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे उप जगत का, पहला है क्रिप्टोगेम्स और दूसरा है फेनरोगेम्स। क्या है सर ये क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स क्या है। बड़ा ही आसान और साधारण सी चीज़ों से हम इसे याद रख सकते हैं। क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है इसमें बीज नहीं होता है, बड़ा सिंपल याद रखेंगे। क्रिप्टोगेम्स में बीज नहीं होता है, अब फेनरोगेम्स में बीज होता है। क्रिप्टोगेम्स में बीज नहीं होता है, अब फेनरोगेम्स में बीज होता है, राइट। इसमें इसे 3 भागों में बांटा गया है और इसे 2 भागों में बांटा गया है। ये क्या है सर, अभी हम लोग देखेंगे। पहले समझिए, क्रिप्टोगेम्स में बीज नहीं होता है, इसे 3 भागों में बांटा गया है और इसमें बीज होता है, इसमें 2 भागों में बांटा गया है। बीज नहीं होता है कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीज होता ही नहीं है। अब उसे बीज आप ढूंढेंगे तो नहीं ढूंढ पाएंगे। और कुछ कुछ ऐसे बीज होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीज होता है, राइट। जैसे आम हो गया, कई सारे ऐसे फल हम लोग खाते हैं ना, आम हो गया, कटहल हो गया, लीची हो गया, ये सब में क्या होता है, बीज होता है, हमें सब स्पष्ट पता चलता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पौधे जिसका बीज आपने नहीं देखा होगा, अंदाज़ा लगाइए क्या हो सकता है, राइट। अंगूर का बीज आपने देखा है क्या, नहीं ना। तो चलिए खैर वो अलग बात है, तो समझने के लिए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स को हम लोग थोड़ा सा और अंदर जाके स्टडी करते हैं। चलिए आ जाइए सर। क्रिप्टोगेम्स में आप देख रहे होंगे, क्रिप्टोगेम्स को हमने अभी तुरंत बताया कि इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, फेनरोगेम्स को 2 भागों में बांटा गया है। तो क्रिप्टोगेम्स में जो 3 भाग है देख पा रहे होंगे,
पहला है थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। अब ये क्या होती है सर, कैसे याद रखेंगे, अभी याद करा देते हैं आपको। पहले समझिए, पहले मेरे साथ बोलिए। क्रिप्टोगेम्स में 3 भाग, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और क्रिप्टोगेम्स क्या होता है सर, क्रिप्टोगेम्स जिसमें बीज नहीं होता है ना, जिसमें बीज नहीं होता है, और इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। चलिए सर, अब एक एक चीज़ को आप यहाँ देखेंगे। थैलोफाइटा में आप देख पा रहे होंगे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि थैलोफाइटा में शरीर थैलस जैसा होता है। कैसा होता है, थैलस जैसा होता है, और इसमें संवहन तंत्र अनुपस्थित होता है। ये क्या बात बोले सर, चलिए सुनिए ध्यान से। थैलोफाइटा वैसे पौधे होते हैं जिसका आकार जो है एक थैले की तरह होता है ना। लगेगा कि एक बैग है, एक थैले है, गुब्बारे जैसा, है ना। तो उसे हम लोग किस में रखता है, उस पौधे को हम लोग थैलोफाइटा के अंतर्गत में स्टडी करते हैं। वो सारे पौधे जिसका आकार थैले जैसा हो, उसमें संवहन तंत्र नहीं होता है। ये क्या बात हो, मतलब उसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है कोई भी खनिज लवण चीज़ों का। वो एक परतदार अपने जगह ही वो पड़ा रहता है, वो इधर उधर जा भी नहीं सकता है ना। वो एक ही जगह पड़ा रहेगा। वो क्या हो गया, थैलोफाइटा। जैसे शैवाल हो गया, लाइकेन हो गया, है ना, ये सब के सब किस में है, थैलोफाइटा में। चलिए सर आगे बढ़ जाइए। दूसरा में हम लोग देख पा रहे होंगे ब्रायोफाइटा। क्या है सर ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा वैसे पौधे होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। आप ध्यान से समझेंगे, इसमें क्या होती है, ब्रायोफाइटा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ कॉमन ये है कि इसमें भी संवहन तंत्र अनुपस्थित होता है। इसमें भी ज़्यादा इससे कुछ फर्क देखने को नहीं मिला। इसमें क्या है, इसका आकार थैलस जैसा था, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता था, लेकिन ये भी एक जगह ही पड़ा रहता है, एक जगह से दूसरे जगह ये भी जाने का काम नहीं करता है, क्योंकि इसमें संवहन तंत्र उत्पन्न हुआ है। संवहन तंत्र इसमें होता ही नहीं है ना। तो एक चीज़ और पॉइंट आप याद रखेंगे, यहाँ देख पा रहे होंगे, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो सर उभयचर क्या होता है, उभयचर मतलब एक ही पौधा दो तरीके के गुण दो तरीके के गुण उसमें देखने को मिलेंगे। या तो आप देख पा रहे हो, आप ऐसे समझेंगे जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि स्थल में भी होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि जल में भी रह लेते हैं, दोनों जगह जो है अपना निवास कर लेते हैं, राइट। तो सारी चीज़ें इसको इसमें आ जाता है ब्रायोफाइटा में। चलिए सर इसका एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे माउस हो गया, रिक्सिया हो गया, मार्केसिया हो गया। तो मतलब ये सब जो है किसी एक जगह पे ऐसी जगह पे मिलता है जिसको बड़ा ही ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं, आपको इसका नाम ही आपको याद रखना पड़ेगा, माउस, रिक्सिया, मार्केसिया, जो कि आप इसको हर जगह खोजेंगे कि तो नहीं मिल पाएगा, राइट। ये सारी चीज़ें हो गया ब्रायोफाइटा के अंतर्गत में। तीसरा आप देख पा रहे होंगे टेरिडोफाइटा। क्या है सर, टेरिडोफाइटा में ये है कि सभी तंत्र उपस्थित होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंतर में संवहन तंत्र हो गया, ट्रांसपोर्टेशन करने की क्षमता हो गया, या हर चीज़ जो है प्रकाश संश्लेषण वगैरह सारी चीज़ ये कर लेता है, सभी तंत्र इसमें उपस्थित होता है। इसलिए इसे विकसित बीज रहित पौधा हम लोग कहते हैं, राइट। और एक पॉइंट आप याद रखेंगे, जैसे सभी फर्न जो होते हैं, सभी फर्न पौधे होते हैं, है ना। तो ये पूरी तरीके से टेरिडोफाइटा को आप पूर्ण विकसित पौधा कह सकते हैं। बाकी सब पौधा तो था लेकिन पूरा विकसित पौधा इसमें नहीं कह सकते थे, लगेगा ही नहीं कि थैलोफाइटा आप देखेंगे, थैलोफाइटा के अंतर्गत में जो भी पौधे आप देखेंगे तो आप कहेंगे ही नहीं कि ये पौधा है या नहीं है। लेकिन ये टेरिडोफाइटा में जो कि पूरा विकसित पौधे होते हैं। चलिए सर समझ पाए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, फेनरोगेम्स। क्या है सर फेनरोगेम्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो इससे पहले हमने आपको बताया था फेनरोगेम्स जो है इसमें बीज रहित पौधा होता है, राइट। इसमें क्या होता है, बीज रहित नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें दो भागों में इसको बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें एक जो होता है जिसमें बीज नहीं होता है, दूसरा जो है इसमें बीज होता है, राइट। तो होती है फेनरोगेम्स। चलिए अब फेनरोगेम्स में दोनों को समझते हैं। फेनरोगेम्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, हमने आपको पहले भी बता रखा है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जो इसमें बीज नहीं होता है, नग्न बीज का मतलब होता है बीज उसमें उपस्थित नहीं होता है, राइट। और एक एंजियोस्पर्म है, इसमें क्या होता है कि बीज उपस्थित होता है, राइट। समझ पा रहे होंगे। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि इसमें बीज होता ही नहीं है और पुष्प अनुपस्थित होता है। जब बीज ही नहीं होता है तो फूल कहाँ से आएगा, कॉमन सी बात है। समझ पा रहे हैं, कहने का मतलब है कि ये जो आप देख पा रहे हैं
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा नग्न बीज है जिसमें क्या होता है, बीज नहीं होता है, और जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें बीज होता है। तो इसमें नग्न बीज वाला में बीज नहीं होगा तो फूल कहाँ से आएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे साइकस हो गया, पाइनस हो गया, etc, राइट। और एंजियोस्पर्म क्या होता है कि इसमें बीज होता है, पुष्प भी होता है, और इसमें क्या होता है कि बीज युक्त फल भी होता है। अब देखो इसमें बीज होगा, फूल होगा तो फल स्वाभाविक होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा आम, लीची, बरगद, etc। और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, साइकस, पाइनस, ये सारी चीज़, साइकस हो गया, पाइनस हो गया, ये सब है ना। तो ये था हमारा आज पादप जगत का पाठ। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, चीज़ें आपके दिमाग में चली गई होगी, और समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ में। इसका पार्ट 2 जो है एनिमल किंगडम का भी पार्ट हम लेकर के आएंगे, आप बताएंगे तो। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।